हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल सॉल्व द पेपर ऑफ पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी जो आपका हुआ था 17 दिसंबर 2020 को। तो 2020 का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 2019 का पेपर ऑलरेडी शायद प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टेक्निकल स्ट्रीम में। तो देख सकते हैं आप, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अ फेजर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट्स। तो आप जानते हैं एक फेजर क्या आपको डिनोट करता है। तो फेजर आप जानते हैं कैसे बनाते हैं, आई और बी या बी और आई के बीच का एंगल जो डिनोट होता है, और इन दोनों का क्या एम्पलीट्यूड, एक वोल्टेज का एम्पलीट्यूड और एक करंट का एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड एंड फेज और रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, बी एम एंगल फाइव या फिर हम कह सकते हैं आई एम एंगल फाइव। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है एक फेजर का। तो एक फेजर के अंदर क्या क्या होता है, आपका एक एम्पलीट्यूड और एक फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा है कि एज पर आईएसआई इन अ बिल्डिंग द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर किचन। तो किचन आप जानते हैं, किचन के लिए इल्यूमिनेशन लेवल जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है 200 लक्स। इधर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको ऑप्शंस दिए हैं। तो 100 जो होता है वो मोस्टली यूज होता है आपके स्टेयर बेस में, एस्केलेटर्स में, स्टेयर बेस, एस्केलेटर्स। और जो आपका 50 जो लक्स होता है ये आपका पब्लिक एरियाज में यूज होता है, जैसे कि डार्क सराउंडिंग जहाँ पे होता है, पब्लिक एरियाज विथ डार्क सराउंडिंग, है ना। और 50 लक्स, दिस इज फॉर 50 लक्स, सॉरी। और 150 लक्स जो होता है वो हमारा यूज होता है थिएटर्स में, वेयर हाउस में। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन लेवल हो सकते हैं। आप इनकी लिस्ट भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी किस किस प्रकार के जो एग्जांपल हैं, कितना इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन में दिखा दे रहा होगा आपको कि इन अ सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाई, वोल्टेज आपको गिवन है, करंट आपको गिवन है, आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। तो पावर कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। कॉस फाइव कैसे होगा, फेज डिफरेंस कितना है आपका 30 डिग्री और इधर माइनस 30 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाएगा आपका फेज डिफरेंस। तो बी आर एम एस अपॉन रूट टू आई आर एम एस अपॉन रूट टू इंटू कॉस 60 डिग्री। वी आर एम एस कैसे निकालेंगे, तो वी एम अपॉन रूट टू यानी कि 10 अपॉन रूट टू का मल्टीप्लाई करना है, और आई वी 10 अपॉन रूट टू है आपका, और कॉस 60 होता है 1 अपॉन टू। तो आपका आंसर आ रहेगा 25 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि ऑल सिंक्रोनस जनरेटर्स आर इनवेरिएबली, ओके। तो ऑल सिंक्रोनस जनरेटर जो होते हैं आर इनवेरिएबली थ्री फेज स्टार कनेक्टेड मशीन। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड मशीन क्यों होती है, ऑल थ्री फेज ऑल्टरनेटर कह सकते हैं, फिर सिंक्रोनस जनरेटर कह सकते हैं। तो फॉर द हायर voltage is obtained। तो ये इसका पर्पस है, थ्री फेज ऑल्टरनेटर क्या है, या फिर ऑल सिंक्रोनस जनरेटर आर इनवेरिएबली स्टार कनेक्टेड बिकॉज हायर टर्मिनल वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 460 वोल्ट की सीरीज मोटर है जो कि रन कर रही है 500 आरपीएम पे, टेकिंग अ करंट ऑफ 40 एम्पियर। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन टॉर्क इफ द लोड इज चेंज्ड सो दैट द मोटर टेक्स 30 एम्पियर। तो आप सभी लोग जानते हैं जो टॉर्क होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डीसी सीरीज मोटर में करंट के, ठीक है, करंट के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क। तो आपको क्या फाइंड करना है, चेंज इन टॉर्क। तो डेल्टा टी, आप सब लोग जानते हैं चेंज इन टॉर्क मतलब डेल्टा टी, ठीक है। तो सबसे पहले जो करंट दिया है वो हमको दिया आई ए वन यानी कि 40 एम्पियर, और आई ए टू हमको गिवन है 30 एम्पियर। तो हमको चेंज इन टॉर्क निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू जो आपको 40 एम्पियर दिया है, ठीक है। तो 40 स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर अपॉन 40 का स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो आपका आएगा 43.75%। कैसे निकाला आपने, आपको चेंज इन टॉर्क निकालना था। तो आई ए वन का स्क्वायर माइनस आई ए टू स्क्वायर अपॉन आई ए वन का स्क्वायर, ओके। तो
क्योंकि टॉर्क आपका किसके प्रोपोर्शनल है, करंट, ठीक है, आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हमने डेल्टा टी उस टर्मिनोलॉजी से सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू यूनिट स्टेप इनपुट टू अ टाइप 1 सिस्टम। तो आप देख सकते हैं ये तीनों आपके यूनिट स्टेप, रैंप और पैराबोलिक फंक्शंस आपको गिवन है, टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 0 आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, आपसे कोई सी भी वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि टाइप 0 यूनिट स्टेप बताइए क्या होता है, रैंप फंक्शन में टाइप 2 में क्या आता है, पैराबोलिक में टाइप 1 में क्या आता है। तो आपसे पूछा गया है यूनिट स्टेप पूछा गया है, यूनिट स्टेप में टाइप 1 पूछा गया है, ठीक है। तो यूनिट स्टेप आप देख सकते हैं टाइप 1 क्या है, आपका आंसर 0, ठीक है। उसी प्रकार आपसे अगर रैंप में टाइप 1 पूछा जाता तो आपका आंसर होता 1/kV, लेकिन हमसे अभी ये नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है टाइप 1 यूनिट स्टेप फंक्शन, तो आंसर आपका हो गया 0। और टाइप 0 पूछा जाता था 1/1 + kp, यानी कि पोजिशनल एरर कांस्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, which of the following voltage level is a valid secondary voltage distribution system। तो जो आपका वैलिड सेकेंडरी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसका वोल्टेज होता है 415 से 415 वोल्ट और 240 वोल्ट। इस 415 वोल्ट और 240 वोल्ट से आप समझते हैं जो आपके घर में सप्लाई होती है और एक इंडस्ट्रियल सप्लाई होती है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हम कस्टमर हैं जो हमें सेकेंडरी वोल्टेज मिलता है, यानी कि 415 वोल्ट जाता है हमारे इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए और 240 वोल्ट हमारे डोमेस्टिक यूजेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेवलिंग वेव 400 by 1 by 50 मीन्स क्रेस्ट वैल्यू ऑफ। ओके, आपको एक ट्रेवलिंग वेव दिया है और पूछा है मीन्स क्रेस्ट वैल्यू ऑफ, इसका मतलब क्या है, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, 400 by 1 by 50। तो देखिए 400 kV, ठीक है, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और विथ राइज टाइम 1 माइक्रोसेकेंड, और जो सेकंड वाला है वो राइज टाइम को डिनोट कर रहा है और 50 माइक्रोसेकेंड आपका फॉल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि क्रेस्ट वैल्यू जो टॉप की वैल्यू होती है ट्रेवलिंग वेव की, कोई भी ट्रेवलिंग वेव है उसकी जो क्रेस्ट वैल्यू होती है उसका वोल्टेज है 400 kV, राइज टाइम है 1 माइक्रोसेकेंड, यानी कि राइज टाइम ये होता है, ठीक है, और फॉल टाइम ये होता है, फॉल टाइम है आपका 50 माइक्रोसेकेंड। If V of t equals to 12 cos 50t plus 10 degree is the expression of a sinusoidal voltage, find the maximum amplitude। ओके, तो आप सब लोग जानते हैं आपसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछा है तो B of t equals to Bm sin omega t होता है और Vm आपका क्या गिवन है 12, तो आंसर इसका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंडक्टर्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर द इंडोर एंड आउटडोर वायर्स एंड केबल्स। तो एनिल्ड कॉपर जो होता है, एनिल्ड कॉपर, ठीक है, उसको हम मोस्टली कंफर्टेबल और सूटेबल होता है इंडोर और आउटडोर की जो वायर्स और केबल्स होती हैं उसमें हम एनिल्ड कॉपर को यूज करते हैं। अब ऐसा हम क्यों यूज करते हैं, वैसे तो हार्ड ड्रॉन कॉपर भी यूज किया जाता है, लेकिन एनिल्ड कॉपर जो है हम उसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इज मोर देन द हार्ड ड्रॉन कॉपर। ओके, और थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी या फिर थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी जो है वो हार्ड ड्रॉन कॉपर से ज्यादा है, इसलिए हम एनिल्ड कॉपर को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस रिवील्स द टोपोलॉजी ऑफ द पावर सिस्टम नेटवर्क। ओके, तो आप जानते हैं जो मैट्रिसेस जो बनती है आपकी वो किस टोपोलॉजी को रिवील करती है इन द पावर सिस्टम नेटवर्क, तो वो थी आपकी बस इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब मान लीजिए मैंने ये आपके लिए ग्राफ बनाया है, ठीक है, नेटवर्क थ्योरी में आप पढ़ते हैं ग्राफ, तो मैंने रिप्रेजेंट किया, इसमें आप देख सकते हैं 4 नोड है, 4 नोड्स है, 1 2 3 4 और 6 ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस देखिए A B C D E F, 6 ब्रांचेस, ठीक है। जितने नोड होते हैं वो हो गई आपके रोज, देख सकते हैं फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और जो आपके ब्रांचेस हैं वो आपकी होती है कॉलम, पहला ब्रांच, दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच, चौथा, पांचवा, सिक्स्थ। अब एक बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर अलग तरीके से पूछा जाए, यानी कि आपसे मैट्रिसेस पूछी जाए, इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछी है लेकिन आपसे मैट्रिसेस अगर पूछी जाए
और आपको करंट की डायरेक्शन गिवन है, जो मैंने रेड से शो करी है, ये देख सकते हैं आप, जो रेड से शो है करंट की डायरेक्शन। अगर किसी भी नोड पे आउटगोइंग ब्रांच है, मान लीजिए इस 1 पे आउटगोइंग ब्रांच है, ठीक है, बाहर की तरफ जा रहा है, देख सकते हैं बाहर की तरफ जा रहा है करंट, तो वो होगा पॉजिटिव, और उस नोड पे आ रहा है तो वो होगा नेगेटिव, ठीक है। तो आपको देखना है और उस प्रकार से आपको मैट्रिक्स डिजाइन करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बस इंसिडेंस मैट्रिक्स। Which of the following is not correct for an open loop control system? आप जानते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में इनपुट होता है और सिस्टम होता है और आउटपुट होता है, यानी कि कोई फीडबैक सिस्टम नहीं होता इसके अंदर, वो क्लोज लूप सिस्टम में होता है। ओके, सो आंसर इज हैज अ फीडबैक एलिमेंट, एक गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट प्रैक्टिस द लैंड रिक्वायर्ड फॉर 132 kV सबस्टेशन इज 10 एकर्स। बाकी के आप सबस्टेशन के लैंड रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी आईई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अकॉर्डिंग 33 kV के लिए, 66 kV के लिए, 11 kV के लिए आप रेफर कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन मटेरियल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीक वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय वन टर्न कॉइल कैरिंग 1 एम्पियर करंट इज। तो पीक वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट्स आपसे पूछा गया है। तो फंडामेंटल कंपोनेंट का जो फॉर्मूला होता है किसी भी वेव का, होता है 4/पाई Ni/2 cos अल्फा। अल्फा आपका इलेक्ट्रिकल स्पेस एंगल है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे पीक वैल्यू, तो आप देख सकते हैं 4/2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/पाई n बचेगा, ठीक है, 2/पाई Ni। तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, 2/पाई इंटू n, क्योंकि I की वैल्यू 1 एम्पियर करंट दिया है, तो I की जगह 1 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 2/पाई n। द टर्म कंट्रोल सिस्टम मीन्स, ठीक है, तो आप जो कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता है, अ सिस्टम विथ अ प्रोविजन फॉर कंट्रोल द रिस्पॉन्स। ओके, किसी भी सिस्टम के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना, ठीक है, यही कंट्रोल सिस्टम का मतलब है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आपको फाइंड करना है मीडियन। क्वेश्चन बीच में आ गया है मैथ का। ओके, तो देखिए मीडियन कैसे फाइंड करते हैं आप, पहले तो नंबर काउंट कर लीजिए, इवन है कि ऑड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इवन नंबर से आपके, तो इवन नंबर को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अगर ऑड होता है तो n+1/2 डायरेक्ट लगा देते हैं, ठीक है, और इवन के लिए सॉल्व होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, ये सब टर्म है, ओके, टर्म्स अपॉन 2, तो 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1/2, फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म अपॉन 2, फोर्थ टर्म कौन सी है आपकी 8 और फिफ्थ है 12, तो 8 प्लस 12/2 आपका 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द रिपल फैक्टर ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आई आरएमएस अपॉन आई एवरेज का स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब इसमें ऑप्शन जो दिया है गलत दिया है, फॉर रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर होता है 1.21। ओके, क्योंकि आई आरएमएस का होता है Im/2 और आई एवरेज होता है Im/पाई, एंड इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर आई आरएमएस होता है Im/√2 और आई एवरेज होता है 2Im/पाई। तो आंसर क्या होगा आपका, फुल वेव के लिए 0.48 और हाफ वेव के लिए 1.21। Which of the following applications of electrolysis is not covered under electrodeposition? ओके, तो इलेक्ट्रोपोलेशन कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती है अंडर द इलेक्ट्रोडेपोजिशन। ओके, इलेक्ट्रोफेशिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोफॉर्मिंग, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस है। ओके, एप्लीकेशन है फॉर द इलेक्ट्रोडेपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो मीटर विच कैन नॉट मेजर बाई डायरेक्शनल फ्लो। ओके, तो टर्बाइन फ्लो मीटर जो है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो को मेजर नहीं करता है। ओके, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज 2। आप देख सकते हैं। ओके, तो स्ट्रेस सैग
जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका WL²/T8T। ओके, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ओके, टेम्परेचर का इंक्रीज करने का मतलब है कि आप जैसे जैसे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में टेंशन को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, लेकिन लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज। ओके, तो डिक्रीजेस द स्ट्रेस बट इंक्रीजेस द लेंथ। टेंशन को इंक्रीज, वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे आपकी जो स्ट्रेस है वो डिक्रीज होगी और लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। और आप एक प्रकार से और समझ सकते हैं, जैसे जैसे आप ट्रांसमिशन लाइन क्या आपकी एक कंडक्टर है। ओके, कंडक्टर क्या है, जब आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। और रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। सो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपकी लेंथ भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, open loop transfer function of a closed loop control system is defined as, okay, open loop transfer function of a closed loop control system। तो आप देख सकते हैं किसी भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन किस प्रकार से निकलता है। तो फीडबैक सिग्नल क्या होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, अपॉन एक्चुएटिंग सिग्नल। ठीक है, तो देख सकते हैं हम कि फीडबैक सिग्नल अपॉन एक्चुएटिंग सिग्नल, हम इसके इस फॉर्मूले से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं किसी भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। जैसे आप जानते हैं GS अपॉन 1 प्लस G ऑफ S H ऑफ S आपका क्लोज लूप सिस्टम है। ठीक है, अब इस केस में आप 1 माइनस कर देंगे तो वो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा, यानी कि फीडबैक सिग्नल माइनस एक्चुएटिंग सिग्नल इज योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। A standard conductor cable is expressed as 3 upon 0.029 the number of strands in the cable। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी है, वो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स को डिफाइन करता है। The outermost orbit of a germanium atom has, तो जर्मेनियम एटम जो है उसके जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो जितने इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आपके, होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट विल बी द MMF in a coil having 250 turns and a carrying a current of 10 ampere। तो MMF का फॉर्मूला होता है N into I। ओके, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूं, आपको सॉल्यूशन दिख रहा होगा। Which of the following factor is always greater than unity। तो डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है वो आपका 1 से ज्यादा होता है, और डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ कनेक्टेड लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। आपको एटॉमिक वेट गिवन है और एटॉमिक नंबर गिवन है, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे आप, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। व्हाट शुड बी द कोडिंग एंगल फॉर एलिमिनेटिंग फिफ्थ हार्मोनिक फ्रॉम द फेज EMF जनरेटेड इन द फेज ऑफ 3 फेज अल्टरनेटर। ओके, तो फुल फेज आप जानते हैं 180 डिग्री होता है। कोडिंग एंगल निकालने के लिए आपको एंगल चाहिए 180/5, इट्स द 36 डिग्री। अगर आपसे एंगल पूछा जाता तो 36 डिग्री आंसर आता। 1/5 फुल पिच भी यही चीज है, क्योंकि 1/5 फुल पिच क्या होता है आपका 180 डिग्री। तो 5 को 180 डिग्री से जब डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री आएगा। तो इसीलिए इसको लिखिए या 36 डिग्री को लिखिए, आंसर आपका सेम है। आपको इनपुट फ्रीक्वेंसी के बने ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होता है ब्रिज रेक्टिफायर के केस में वो होता है 2 टाइम्स ऑफ FM। तो 2 टाइम्स ऑफ FM होता है आपका 200 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी के बने टाइम पीरियड पूछा है तो T इक्वल्स टू 1/f, तो 20 मिली सेकेंड या फिर 0.02 सेकेंड इज द आंसर। Which of the following part is not located inside the cathode ray tube of the CRO। तो टाइम बेस्ड जनरेटर जो होता है आपका वो प्रेजेंट नहीं रहता इनसाइड द CRT ऑफ द CRO। ओके, इलेक्ट्रॉन गन प्रेजेंट रहती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका डायग्राम आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि CRT के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर अ शॉर्ट सर्किटेड लाइनेज
तो द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है और शॉर्ट सर्किटेड लाइन का वो होता है -1। विच ऑफ द फॉलोइंग, बैक आते क्वेश्चन पे, तो इसमें और टर्मिनोलॉजी हम बता देते हैं। तो इसमें आपसे पूछा था रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर शॉर्ट सर्किटेड लाइन, तो -1 हो गया। अब वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 किसके लिए होगा, 1 फॉर ओपन सर्किटेड लाइन के लिए, ओपन सर्किटेड लाइन के लिए, ओके। तो करंट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज -1 होगा, ठीक है, फॉर ओपन सर्किटेड लाइन के लिए, और शॉर्ट सर्किटेड लाइन के लिए जो करंट रिफ्लेक्शन होगा वो 1 होगा, ओके। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेजेस ऑफ बंडल कंडक्टर। तो बंडल कंडक्टर जो होता है वो रिएक्टेंस को कम करता है, और रिएक्टेंस को कम करने का मतलब क्या होता है, वो पावर को इंक्रीज करता है, ओके, और वोल्टेज को भी, और रिड्यूसेस द वोल्टेज ग्रेडियंट, रिड्यूसेस द कोरोना लॉस, इंक्रीज रिएक्टेंस। तो इंक्रीज रिएक्टेंस क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है, ये डिसएडवांटेज है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एडवांटेज, तो इंक्रीज रिएक्टेंस आपका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यूएसए में पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है। नॉर्टन सर्किट आपको गिवन है विथ 10 एम्पियर का करंट सोर्स, देख सकते हैं आप, 15 ओम का रेजिस्टेंस, और इट्स कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट द करंट इन द 5 ओम रेजिस्टेंस विल बी, ओके। तो इस 5 ओम के अक्रॉस अगर हम करंट निकालेंगे तो आप देख सकते हैं करंट डिवीजन रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 10 × 15 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 15 + 5 20। तो आंसर क्या आएगा आपका 7.5 एम्पियर। बोर्डन ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इलेक्ट्रिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द एटम। ये बेसिक क्वेश्चन है आपका आयनाइजेशन प्रोसेस का। नेक्स्ट है आपको करंट फाइंड करना है, बहुत सिंपल है, B/R। नेक्स्ट है आपका इन अ स्मॉल फ्लैट देयर आर 5 लाइट पॉइंट्स और 2 फैन पॉइंट्स, हाउ मेनी सब सर्किट्स आर रिक्वायर्ड। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स का अनुसार मैक्सिमम 10 पॉइंट्स लाइट और फैन हो सकता है, ओके, एक सब सर्किट के लिए फॉर, और उसके लिए हमें एक सब सर्किट की जरूरत पड़ेगी, बस 1 सब सर्किट के लिए एक कंडीशन है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि फॉर अ स्पेसिफिक वायरिंग इन अ बिल्डिंग द फुल लोड करंट इज 10 एम्पियर, व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज करंट। तो ट्रिक है लीकेज करंट फाइंड करने के लिए, लीकेज करंट 1/5000 इंटू फुल लोड करंट, ओके। तो ये डिप्लोमा बेसिस का क्वेश्चन है, तो मैंने भी इसको सर्च किया है कि ट्रिक क्या होती है इसकी निकालने की। तो 1/5000 याद रखेंगे आप इंटू फुल लोड करंट, ठीक है। फुल लोड करंट है आपका 10 और 5/5000, जो आंसर आएगा आपका आएगा 0.002 एम्पियर। एक क्वेश्चन कई और जगह भी पूछा गया है, 5 एम्पियर दे दिया है तो क्या होगा, 2 एम्पियर दे दिया है तो क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप जानते हैं इंसुलेटर मटेरियल जो बना होता है वो पोर्सिलेन का बना हुआ होता है, चीनी मिट्टी जिसे हम कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है कि 2 कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 10 हेनरी एंड 15 हेनरी, ओके। L1 और L2 आपको गिवन है, टोटल इंडक्शन आपसे पूछा है सीरीज कनेक्शन के लिए, और आपको म्यूचुअल इंडक्शन दिया है, ओके, 2.5 हेनरी। तो L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1 + L2 + 2M, तो 30 हेनरी इज द आंसर। The voltage of a particular bus can be controlled by controlling the reactive power of the bus, okay। तो वोल्टेज होता है किसी भी बस का, किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं हम, रिएक्टिव पावर ऑफ द बस, ओके। सो रिएक्टिव पावर इज द आंसर। स्ट्रीट लाइट इज द एग्जांपल ऑफ, तो स्ट्रीट लाइट आप जानते हैं आपके रोड साइड लगा होता है, वो आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल लोड की जिम्मेदारी है। तो एग्जांपल भी किसका होगा, म्यूनिसिपल लोड का। अगला क्वेश्चन है कि फॉर अ स्पेसिफिक वायरिंग इन अ बिल्डिंग द फुल लोड करंट इज 7.5 एम्पियर, ओके, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको गिवन है 240 वोल्ट। तो ये आपको स्पेसिफिक रेटिंग होती है, ओके, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा आपसे बिल्डिंग में जो वायरिंग करते हैं, अगर फुल लोड एम्पियर करंट आपको गिवन है इतना रेंज के हिसाब से और 240 वोल्ट सिस्टम सप्लाई है, तो 0 मेगा ओम से 250 गीगा ओम, ओके, ये आपकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस की लिमिट है,
ओके, तो कई सारी वेरियस लिमिट हो सकती हैं अलग अलग वोल्टेजेस के लिए। SI unit of permeability, तो Henry per meter is the answer. In case of a sinusoidal current, the unit of amplitude, आप जानते हैं करंट क्या है, एम्पियर में। Lamp efficiency is expressed in lumens per watt. Next, for a transistor connected in common base configuration, कलेक्टर करंट आपको गिवन है 0.95 मिली एम्पियर और बेस करंट है 0.05 मिली एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला होता है कलेक्टर करंट अपॉन एमीटर करंट। एमीटर करंट होता है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.95। इन अ डीसी मोटर द मैकेनिकल आउटपुट पावर एक्चुअली कम्स फ्रॉम। तो आप जानते हैं किसी भी मोटर में मैकेनिकली पावर आउटपुट कहां से मिलेगी, जब आप इनपुट देंगे तो इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर इज द आंसर। आपकी ह्यूमन जो बॉडी है, इन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम द कमांड इनपुट इज। कमांड इनपुट क्या होगा, आप सोच के देखिए, डिजायर्ड स्किन टेम्परेचर। ओके, जो आपका स्किन टेम्परेचर होगा आप उसी हिसाब से वर्क करेंगे। ठंडा है तो आप गर्म जगह बैठेंगे, गर्म है तो ठंडी जगह बैठेंगे। ओके, तो इट्स डिपेंड ऑन योर स्किन टेम्परेचर। For determination of a load of an installation, if not specified, okay, the rating assumed per power socket outlet is, the answer is 1000 watt. Okay, किसी भी लोड के डिटर्मिनेशन के लिए जब हम इंस्टॉल करते हैं, अगर वो स्पेसिफाइड ही नहीं है तो हम कितनी पावर को एज्यूम करते हैं, तो वो होती है आपकी 1 किलोवाट। ओके, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज द केबल्स फॉर ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स दी हैं आपको और मैंने उनके सामने लिख दिया है आंसर। लो वोल्टेज केबल, हाई वोल्टेज, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन। वो एक्स्ट्रा हाई टेंशन और एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन भी होता है। ओके, मोर देन 66 kV। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the effect of earth is taken into account, then the capacitance of line to ground। तो इसका एक डेरिवेशन होता है और जो कैपेसिटेंस ऑफ लाइन टू ग्राउंड आता है उसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग ई डी अपॉन आर अंडर रूट ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी। ये अर्थ इफेक्ट की वजह से फॉर्मूला आकर होता है। ठीक है, ये जो टर्म है आर अंडर रूट ऑफ समथिंग, ये रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो जब भी कैपेसिटेंस का इफेक्ट पड़ता है, कैपेसिटेंस जो फॉर्मूला आपका निकल के आया अर्थ इफेक्ट की वजह से, तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये टर्म क्या जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो जब वो इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस भी आपका इंक्रीज होगा। ओके, द SI derived unit of conductance is Siemens। Next, determine the ratio of weight of copper in an auto transformer and the two winding transformer if the transformation ratio is 3। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपको गिवन है 3 और रेशियो ऑफ वेट ऑफ कॉपर होता है आपका 1 माइनस N2 अपॉन N1। ओके, 1 माइनस 1 अपॉन 3 जो कि 2 अपॉन 3 आपका निकल के आएगा। अगर कलेक्टर करंट चेंज फ्रॉम 2 मिली एम्पियर टू 3 मिली एम्पियर व्हेन कलेक्टर एमीटर वोल्टेज इज इंक्रीज फ्रॉम 2 वोल्ट टू 10 वोल्ट, व्हाट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वी क्या है आपका 10 माइनस 2 8 वोल्ट और 3 माइनस 2 1 मिली एम्पियर इज द करंट। तो 8 किलो ओम इज द आंसर। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की नहीं है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैविंग अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर, एक गलत है, रिपेल नहीं करते हैं, अट्रैक्शन अकर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैविंग अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, जो कि आपका डी ऑप्शन है। टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 5 and 4 Henry respectively are magnetically coupled, find the coefficient of coupling। ओके, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है, तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू M अपॉन रूट L1 L2। You will get the answer 0.56। A sinusoidal current has a maximum value of 10 ampere if the signal is half rectified, its RMS value will be। तो RMS value of half rectified होता है IM upon 2।
इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट्स, तो आप जानते हैं इट्स अ एक्सपोनेंशियल इन डिकेइंग फंक्शन होता है आरएल सर्किट का। रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो होती है वो किस पे अप्लाई नहीं करते, तो हम डिपेंडेंट सोर्सेस पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई नहीं करते, क्योंकि रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है आपकी, इन लीनियर एलिमेंट्स और बाइलेटरल और पैसिव एलिमेंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, नॉट फॉर डिपेंडेंट सोर्सेस। With reference to error analysis of the control system, the term acceleration error constant is stand for। तो अभी मैंने आपको ऊपर एक टेबल दिखाई थी, उसमें टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2 में शो हो रहे थे आपके यूनिट स्टेप, रैंप और पैराबोलिक। तो पैराबोलिक होता है आपका एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। Which of the following defect is most likely to cause a single phase induction motor to run slower than normal? बॉन्ड बियरिंग्स जो होती हैं आपकी, ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है जिसकी वजह से सिंगल फेस इंडक्शन मोटर नॉर्मल स्पीड से स्लो हो जाती है। Which of the following is the common application of crystal diode? तो एक रेक्टिफायर is the application of the crystal diode। कॉर्डिंग एंगल अभी हमने देखा था, तो इसका आंसर गलत दिया है, 35 डिग्री, वैसे 36 डिग्री आंसर होना चाहिए। D type cartridges fuses having ratings from to 2 ampere to 63 ampere। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टेजेस फ्यूजेस की रेटिंग्स आप देख सकते हैं अपनी बुक्स या किसी भी ऑनलाइन मटेरियल के थ्रू। As per Indian electricity rules, the terminal voltage must be within the 240 वोल्ट अगर गिवन है तो 228 वोल्ट टू 252 वोल्ट, ओके, प्लस माइनस 12, ये आईई रूल्स के अकॉर्डिंग होता है आपका नॉमिनल वोल्टेज। क्वेश्चन में गिवन है एक 3 फेस इंडक्शन मोटर इज वाउंड फॉर 4 poles and is supplied from a 50 hertz supply। Calculate the rotor speed if the slip is 4%। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, स्लिप का फॉर्मूला होता है ns माइनस nr अपॉन ns। तो आंसर आ जाएगा आपका nr 1440 और ns कैसे निकालेंगे आप 120 f अपॉन p से। अगर दो कॉइल्स मैग्नेटिकली कपल्ड हैं, if the entire flux produced by one coil is linked with another coil, तो coefficient of coupling जो होती है वो 1 होती है। अगर k की वैल्यू, कपलिंग की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वो टाइटली कपल्ड होते हैं, और 1 से कम है तो वो लूज कपल्ड होते हैं, और मैग्नेटिकली कपल्ड में यूनिटी वैल्यू आती है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक 6 पोल की 50 हर्ट्ज की 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसकी फुल लोड स्पीड हमें गिवन है 950 आरपीएम। हमसे पूछा है स्पीड हाफ लोड पे। तो सबसे पहले तो आप फुल लोड स्लिप निकाल लेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ns माइनस nr अपॉन ns के थ्रू निकाल लेंगे। उसके बाद हाफ लोड पे स्लिप क्या हो जाएगी आपकी, आधी, ठीक है, तो फुल लोड पे स्लिप थी 0.05, तो हाफ लोड पे हो जाएगी 0.025। अब दोबारा से आपको स्पीड निकालना है तो nr इक्वल्स टू ns इंटू 1 माइनस n, s को अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 975 आरपीएम। द पावर फैक्टर ऑफ अ स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड, तो आंसर इज द 0.3 to 0.5 लैगिंग। इनमें से कौन सा टर्म जो है, केस जो है एचवीडीसी सिस्टम के लिए ट्रू है? तो आप जानते हैं डीसी सिस्टम में कोई भी कैपेसिटेंस इफेक्ट नहीं होता, यानी कि चार्जिंग करंट नहीं होता और स्किन इफेक्ट भी नहीं होता, ओके, तो नो चार्जिंग करंट एंड नो स्किन इफेक्ट इन एचवीडीसी सिस्टम। डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड। तो जो भी आपके फॉर्मूलेस होते हैं फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, इन सब के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अभी एक क्वेश्चन ऊपर भी था, ओके, रिलेटेड टू डाइवर्सिटी फैक्टर। किसी भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में जो ग्राफ बनता है बी और एच का, ओके, वो कैसा होता है आपका, स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मतलब आपकी जो परमेबिलिटी है वो 1 होगी, ठीक है, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में बी और एच में जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ना कि कर्विलिनियर।
वेबर किसकी यूनिट है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। टेस्ला किसकी यूनिट है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इंपल्स रेशियो ऑफ इंसुलेटर्स एंड लाइटनिंग अरेस्टर्स। ओके, तो इंपल्स रेशियो जो होता है वो क्या होता है एक्चुअली? तो इंपल्स रेशियो क्या होता है? इंसुलेटर के केस में इंपल्स पीक वोल्टेज अपॉन पीक वोल्टेज होता है, ठीक है। और लाइटनिंग अरेस्टर के केस में होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द वेव अपॉन ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द 50 हर्ट्ज वेव। तो इंपल्स रेशियो जो इंसुलेटर्स में होता है वो होता है हाई, और लाइटनिंग अरेस्टर्स में जो होता है वो होता है लो। ओके, एक सिमिलर क्वेश्चन आपका किसी और पेपर में पूछा गया है इंपल्स रेशियो का। यस, पंजाब, शायद पंजाब के पेपर में भी आपका क्वेश्चन सेम पूछा गया था। नेक्स्ट, a lightning discharge between clouds during a thunderstorm of edge of 30। ओके, कूलम ये चार्ज आपको गिवन है। द टाइम ऑफ द डिस्चार्ज इज 10 मिली सेकेंड। ओके, डिटरमाइन द एवरेज लाइटनिंग करंट। तो आप जानते हैं Q इक्वल्स टू आई टी होता है, आपको केवल यही अप्लाई करना है। तो I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 किलो एम्पियर, क्योंकि चार्ज क्या है? 30 कूलम, और टाइम क्या दिया है आपको? 10 मिली सेकेंड। Resistance switching is normally resorted, okay, in which of the following type of circuit breaker? तो ABCB यानी कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में आप नॉर्मली रेजिस्टेंस स्विचिंग का यूज करते हैं। ड्यूअलिटी में इनवैलिड पेयर, ड्यूअल पेयर कौन सा है इन ऑप्शंस में से? तो आप जानते हैं इंपीडेंस और रिएक्टेंस आपका क्या है? आपका इनवैलिड ड्यूअल पेयर है। रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस होता है, वोल्टेज का करंट होता है, इंडक्टेंस का कैपेसिटेंस होता है। ओके, what will be the phase difference between the two sinusoidal voltages? तो V1 आपको गिवन है और V2 आपको गिवन है। मैंने ऊपर भी एक क्वेश्चन बताया था फेज डिफरेंस वाला, तो दोनों का फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? 50 माइनस ऑफ 10 इक्वल्स टू 60 डिग्री। इनमें से कौन सा कनेक्शन बेस्ट सुटेबल है 3 फेज 4 वायर के लिए? तो डेल्टा स्टार। हम जानते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें आउटपुट साइड में वोल्टेज हाई चाहिए होता है। तो स्टार कनेक्शन जब आपके आउटपुट साइड में होगा तो वोल्टेज हाई मिलेगा, तो इसलिए डेल्टा स्टार को हम यूज करते हैं इन 3 फेज 4 वायर। इनमें से कौन सा वैलिड मेथड नहीं है फॉर द न्यूट्रल ग्राउंडिंग? तो सॉलिड ग्राउंडिंग आपने सुना है, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस ग्राउंडिंग आपने सुना है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग आपने सुना होगा, पल्स ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग इज नॉट अ वैलिड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अ लूप which does not contain another loop, one second, within it is called। तो ऐसा लूप which does not contain any other loop आप जानते हैं उसको हम मैश कहते हैं। ओके, और सुपर नोड क्या होता है? एक दो नोड के बीच में कोई भी सोर्स लग जाता है तो वो आपका सुपर नोड की कंडीशन आ जाती है। ओके, 4 100 ओम के रजिस्टर हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं, इधर मैंने सॉल्यूशन इसका कर दिया है। द कलर ऑफ द सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप इज येलो। द ओनली promising solution of the feeding the field winding of the large turbo generators above 500 megawatt is। तो इसमें से promising solution कौन सा है फॉर द लार्ज टर्बो जनरेटर्स के लिए? तो आप सभी लोग जानते हैं ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम जो होता है वो 500 मेगावाट की जो कैपेसिटी होती है उससे ऊपर के जनरेटर्स के लिए हम ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम को यूज करते हैं। A fraction which winding cannot be used to reduce। फ्रैक्शनल ब्रिज वाइंडिंग का यानी कि 180 डिग्री पिच वाइंडिंग जो होती है हम उसका यूज हम करते हैं हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए, अमाउंट ऑफ कॉपर को सेव करने के लिए, मशीन की कॉस्ट को सेव करने के लिए, ना कि साइज से। साइज से कोई रिलेशन नहीं है फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का।
अगर डेल्टा लॉस एंगल बताता है केबल का तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा? तो पावर फैक्टर होगा साइन डेल्टा। और अगर आपसे डिसिपेशन फैक्टर पूछा जाता तो वो होता टेन डेल्टा। ध्यान रखना है, टेन डेल्टा आपका डिसिपेशन फैक्टर है और पावर फैक्टर आपका साइन डेल्टा है अगर लॉस एंगल की बात कर रहे हैं तो केबल की। और वैसे तो पावर फैक्टर आपका कॉस डेल्टा से डिफाइन होता है, लेकिन इन केस ऑफ द केबल कॉस 90 माइनस डेल्टा का टर्म आता है विच इज टर्न इनटू द साइन डेल्टा। द प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर द कैलिब्रेटिंग वैक्यूम इज द मैक्लॉयड गेज। आप सभी लोग जानते हैं न्यूट्रल एटम का जो नेट चार्ज होता है वो होता है जीरो, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव जीरो। Which of the following is a characteristics of a reversed 5p-n जंक्शन? तो आप जानते हैं ऑलमोस्ट नो करंट। क्या होता है रिवर्स 5p-n जंक्शन में? केवल स्मॉल लीकेज करंट होता है। ओके, तो स्मॉल लीकेज करंट यानी कि ऑलमोस्ट नो करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक जनरेटर है जो कि डेवलप्स कर रहा है 200 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 100 ओम, फाइंड द पावर डिलीवर्ड टू द लोड रेजिस्टेंस ऑफ द 300 ओम। तो आप जानते हैं कि करंट हम जब फाइंड करेंगे तो V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस के साथ फाइंड करेंगे। वोल्टेज आपको गिवन है 200 और टोटल रेजिस्टेंस है आपका 200 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो 100 प्लस 300, ओके, ये वाला और ये रेजिस्टेंस 0.5 आ गया आपका करंट। और लोड रेजिस्टेंस, लोड पावर आपको फाइंड करना है ना, पावर डिलीवर्ड फाइंड करना है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर R, I आ गया आपको 0.5 और 300 आपको लोड रेजिस्टेंस गिवन है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपको G इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, या तो दो मेथड है, या तो पहले आप R इक्विवेलेंट निकाल दीजिए और उसको उल्टा कर दीजिए तो आपका G इक्विवेलेंट निकल जाएगा, या तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। तो 8 और 4 आपके कैसे हैं? पैरेलल में, तो पैरेलल में है G, तो रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा यानी कि ऐड हो जाएंगे दोनों, तो 12 आ गया। फिर आपका 2, 12, 6s। अब 6s और 12s कैसे हैं? आपके सीरीज में है। ठीक है, तो पैरेलल जैसे ऑपरेट करेंगे, कर दिया। अब नेक्स्ट कैसा आ गया आपका? ये वाली टर्म आ गई। ओके, अब 2 और 4 कैसे आपके पैरेलल में हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये वाला टर्म आ गया। अब 12 और 6 कैसे हैं आपके सीरीज में है तो पैरेलल जैसे ऑपरेट करेंगे, 4s आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील रेल्स आर वेल्डेड बाय। तो थर्मिट वेल्डिंग जो होती है यानी कि थर्मल रजिस्टर जो वेल्डिंग होती है उसमें स्टील रेल्स जो होती हैं वो वेल्डेड होती है बाय थर्मिट वेल्डिंग से। अगला है फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है। ओमेगा गिवन है, ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ 4 पाई के बराबर है, तो एफ क्या आ गया 2 हर्ट्ज। Which of the following property is not desirable for the insulating material used in electrical cables? तो आप जानते हैं इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस जब भी हम बात करते हैं तो मैगर की बात करते हैं। मैगर मतलब हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लो रेजिस्टिविटी कोई प्रॉपर्टी नहीं है डिजायरेबल इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए। इंसुलेशन का काम ही है हाई रेजिस्टिविटी। Which type of earthing is the most common best system of earthing? तो पाइप अर्थिंग मोस्ट कॉमन अर्थिंग है, क्योंकि जिस घर में भी आप देखेंगे अर्थिंग जो करते हैं वो पाइप अर्थिंग करते हैं। एक आयरन की रॉड होती है जो कि हम अर्थिंग में लगा देते हैं एक होल करके। ठीक है, बहुत ठीक है, तो एक होल करके बेस्ट मेथड कौन सी आपकी? पाइप अर्थिंग। नेक्स्ट, इन अ सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन a loop consisting of a single branch and a single node, उसे क्या कहते हैं? सेल्फ लूप। तो आप जानते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ आप कैसे बनाते हैं। ओके, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे होता है? ऐसा होता है। तो ये सिंगल ब्रांच और सिंगल नोड क्या बताता है आपको? ये सेल्फ लूप है ना, एक सेल्फ लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द साइनसॉइड वोल्टेज? आपको गिवन है, तो पीरियड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ से, और फिर आप टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, टू मटेरियल्स ए एंड बी
हैविंग अ रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, आपको गिवन है दो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। ओके, नेक्स्ट आपको गिवन है इन व्हाट प्रोपोर्शन should A and B be joined in series to produce a circuit having a temperature coefficient of 0.001। तो इसको आप मिक्सचर और एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पहला टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन है, दूसरा गिवन है ओके आपको गिवन है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ओके रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। आप मिक्सचर एंड एलिगेशंस को जब आप अप्लाई करेंगे तो ए और बी यानी कि पहला वाला रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, दूसरा वाला, और फाइनल क्या है आपको 0.001 यानी कि वाला। ओके, अब मिक्सचर एलिगेशन क्या सॉल्व करते हैं, इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका 0.0006 और 0.003 आएगा, और जब आप दोनों का रेशियो निकालेंगे आर ए अपॉन आर बी का, तो आपका आंसर आएगा 0.0006 अपॉन 0.003, 1:5 इज द रेशियो। ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है और अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो एक स्ट्रिंग इंसुलेटर है जिसकी 4 यूनिट है, वोल्टेज अक्रॉस द बॉटम मोस्ट यूनिट इज 33.33% ऑफ द टोटल वोल्टेज। समझ गए आप? स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपको निकालना है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वोल्टेज अक्रॉस द नियरेस्ट कंडक्टर। ओके, नियरेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा? जो कि बॉटम मोस्ट यूनिट होगा, और बॉटम मोस्ट यूनिट क्या दिया है? टोटल वोल्टेज का 33% दिया है आपको। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो b से b कट जाएगा, 1/100/4 इंटू 33.33, आपका 75% आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज गिवन एज, आपको रेडियस गिवन है, एस्टिमेटेड एरर आपको फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, किसी भी स्फीयर का। ओके, तो आपको आर गिवन है, तो आपका वॉल्यूम क्या आ गया? 167.4। अब आप जानते हैं डेल्टा बी अपॉन बी, जब हम एरर निकालते हैं तो हमको सॉल्व करना पड़ता है ऐसे। ठीक है, तो डेल्टा बी अपॉन बी करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन डेल्टा आर अपॉन आर। अब डेल्टा बी कैसे निकालेंगे? वोल्टेज इंटू 3, सॉरी दिस इज नॉट द वोल्टेज, दिस इज द वॉल्यूम, डेल्टा बी अपॉन बी। तो डेल्टा बी जब आप फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 डेल्टा आर अपॉन आर से। वॉल्यूम आपने निकाल लिया है 167/0.4। ठीक है, 3 डेल्टा आर कितना गिवन है आपको? ये डेल्टा आर है आपका, और आर कौन सा गिवन है? आर। आप जानते हैं यही तो आपकी टर्मिनोलॉजी हो गई, आर प्लस माइनस डेल्टा आर। ठीक है, तो डेल्टा बी आपका निकल गया, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ही तो आपका क्या हो जाएगा? एरर। तो डेल्टा बी आपने निकाल लिया, वी निकाल लिया, तो यही आप इस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एरर निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक डीसी सोर्स है, हैज अ सोर्स रेजिस्टेंस वेरिएबल फ्रॉम 5 ohm to 25 ohm and it is connected to a load of 10 ohm। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का केस है। सोर्स रेजिस्टेंस आप जानते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में लोड रेजिस्टेंस के बराबर होता है। द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल का जो भी लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है वो 4 पाई होती है। एक रेजिस्टेंस है जो मेजर्ड रीडिंग है 68.0 ओम, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें देख सकते हैं आप 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अ स्टेपर मोटर हैज a step angle of 2.5 degree. Calculate the number of steps required for the shaft to make 25 revolutions। तो steps का फॉर्मूला होता है 25, revolutions कितना होता है 360 for one cycle upon step angle। ठीक है, तो revolutions into one cycle upon step angle। ओके, तो आपका सॉल्व करने पे आएगा 3600। अगला क्वेश्चन, किसी भी स्टार कनेक्ट रजिस्टर नेटवर्क में ईच रजिस्टर हैज अ वैल्यू ऑफ 100 ओम। अगर स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं तो डेल्टा नेटवर्क क्या होगा? तो आप जानते हैं स्टार होता है डेल्टा अपॉन 3,
डेल्टा जब हम करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा स्टार, तो 3 इंटू 100 300 ओम। ईएमएफ जो होता है ऑल्टरनेटर का इंडिपेंडेंट किसके होता है, तो टाइप ऑफ ऑल्टरनेटर के। E इक्वल्स टू P5 एन जेड अपॉन 68, स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। और टर्न्स, सीरीज टर्न्स पे डिपेंड करता है, ओके। कॉइल स्पेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब आप ईएमएफ पढ़ते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, वहां से आप कॉइल स्पेंस पे डिपेंड करता है। ऑल्टरनेटर किस टाइप का है उस पर डिपेंड नहीं करता। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम। फॉर अ साइनसोइडल वेव द वैल्यू ऑफ द क्रेस्ट फैक्टर इज, ओके। तो क्रेस्ट फैक्टर एक मैक्सिमम पीक फैक्टर होता है, तो 1.414 साइनसोइडल के केस में होता है। डीसी के केस में 1, स्क्वायर वेव में 1, फुल वेव रेक्टिफायर सेम साइनसोइडल वेव जैसा, हाफ वेव में 2, ट्रायंगल वेव में 1.732। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is the disadvantages of synchronous motor over induction motor power requirement from 35 kilowatt up to 2500 kilowatt, ओके। तो सिंक्रोनस मोटर का आप जानते हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं इंडक्शन मोटर से, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर क्या है, ठीक है। उसमें डीसी सप्लाई चाहिए होती है फील्ड को, और एसी चाहिए होती है आपकी आर्मेचर को, ठीक है। तो यही आपका अंतर है आपके सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में, ओके। और सॉरी, क्वेश्चन है अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम स्कीम यूज्ड फॉर सिंक्रोनस मशीन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट, ओके। तो आप जानते हैं एक क्वेश्चन सिंपल है, ब्रशलेस एक्साइटेशन स्कीम में ब्रशेस की ब्रशेस पार्ट ही नहीं होता, ठीक है। इसीलिए उसका नाम क्या है, ब्रशलेस एक्साइटेशन। अगला क्वेश्चन, for a 50 Hz overhead line has a line to earth capacitance आपको given है 1 microfarad, it is decided to use an earth fault neutralizer, ओके। आपसे पूछा है रिएक्टेंस जो कि उस कैपेसिटेंस को न्यूट्रलाइज कर दे पूरी पूरी एंटायर लेंथ ऑफ द लाइन। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को जब भी न्यूट्रलाइज इफेक्ट का टर्मिनोलॉजी आती है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, और कैपेसिटेंस गिवन है, तो आपका फॉर्मूला होता है 1/3 ओमेगा सी, ठीक है। क्योंकि 3 फेज के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 1/3 ओमेगा सी, आप एक्स सी तो जानते हैं 1/ओमेगा सी, तो 1/3 ओमेगा सी फॉर 3 फेज। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, रिएक्टेंस जो उस कैपेसिटेंस को न्यूट्रलाइज कर रहा है पूरी लाइन के लिए। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है, तो एंटायर लेंथ दिया है, यानी कि इसमें तो पूरी लाइन की बात कर रहा है। मान लीजिए आपसे 80% ऑफ लेंथ दी होती, तो इधर 0.8 का मल्टीप्लाई और हो जाता कैपेसिटेंस के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बीटा आपको गिवन है ट्रांजिस्टर में, वोल्टेज ड्रॉप आपको गिवन है 1 किलो ओम रजिस्टर, ठीक है, विच इज कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट विच इज 1 वोल्ट। फाइंड द बेस करंट फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो आप जानते हैं बेस करंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि बीटा गिवन है तो हमको चाहिए होगा कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट कैसे फाइंड करेंगे, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस से। वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट, और रेजिस्टेंस है आपका 1 किलो ओम, तो 10⁻³ आ जाएगा आपका। और बीटा होता है आईसी अपॉन आईबी, इधर से आप आईबी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आईसी अपॉन बीटा, तो 0.022 मिली एम्पियर। फेज मॉडिफायर को यूज हम क्यों करते हैं, क्यों इंस्टॉल करते हैं, तो फेज मॉडिफायर को हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। फेज मॉडिफायर का क्या काम होता है, इट इज यूज्ड फॉर द रिएक्टिव पावर कंपनसेशन और वोल्टेज रेगुलेशन फॉर कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। To construct the dual for 4 mesh network, how many nodes are required? तो नंबर ऑफ मैश नेटवर्क्स जो होते हैं, अगर नोड गिवन है, आप नॉर्मल फॉर्मूला आप जानते हैं L इक्वल्स टू बी माइनस n प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जब सब गिवन ब्रांचेस वगैरह, लेकिन नंबर ऑफ मैश नेटवर्क और नोड्स गिवन है तो n प्लस 1, ठीक है। तो n क्या है आपका 4, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, 5 नोड्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, ओके। इन अ एसआई सिस्टम द बेस यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है आपकी कैंडेला। ओके, ल्यूमिनस फ्लक्स की कौन सी होती है? ल्यूमन। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की होती है टेस्ला। टेम्परेचर की होती है केल्विन। इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव जो ऑप्शन दिया है वो सबसे सस्ता होगा? तो आप रेट आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। वैसे एक 100 एचपी की 3 फेस मोटर खरीदेंगे तो सस्ती पड़ेगी। अगर आप 10 एचपी की 10 मोटर खरीदते हैं, 20 एचपी की 5 और 25 एचपी की 4 मोटर खरीदते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रैक्शन मोटर? तो फील्ड टेस्ट का ये हम यूज करते हैं, ठीक है, ट्रैक्शन मोटर की एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए। अब इसमें होता क्या है कि दो सिमिलर डीसी सीरीज मोटर होती हैं विद देयर फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड इन सीरीज आर यूज्ड टू फाइंड द लॉसेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। हॉपकिंसन टेस्ट भी सेम होता है, ठीक है, उसमें भी हम एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। हॉपकिंसन टेस्ट को हम बोलते हैं बैक टू बैक टेस्ट और रीजनरेटिव टेस्ट, ठीक है। इसमें भी दो आइडेंटिकल मशीन होती हैं, एक जनरेटर की तरह ऑपरेट होती है, एक मोटर की तरह, एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए। एक होता है रिटार्डेशन टेस्ट, उसमें हम स्ट्रे लॉसेस निकालते हैं, ठीक है, फिर लॉसेस की हेल्प से हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। स्विन वन टेस्ट भी होती है डीसी मशीन पे, और स्विन वन टेस्ट का मेथड हम यूज करते हैं शंट मशीन और कंपाउंड वाउंड मशीन को एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर 30343 1966 pipe type earth electrode made up of steel should not be smaller than, 38 mm का इंटरनल डायमीटर होता है, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इंडियन स्टैंडर्ड का आप पाइप अर्थिंग सिस्टम आप पढ़ सकते हैं। एक होता है 1978 3043, तो वो 16 मीटर के लिए होता है। तो आप ये टर्मिनोलॉजी देख सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपसे बोला गया है कि द मिनिमम, लास्ट क्वेश्चन, ओके, द मिनिमम साइज ऑफ द एल्यूमिनियम केबल, ओके, generally used for light and fan sub circuits, ठीक है, is 1/1.40 millimeter having current capacity of 1/1.40 जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और करंट कैपेसिटी होती है 10 एम्पियर, ठीक है, और फिक्स्ड होता है 800 वॉट में। अगर क्वेश्चन में आपको 1/1.80 मिलीमीटर दिया होता तो 15 एम्पियर आंसर होता और 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता। तो ये क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। हम आगे चल के इसके नॉन टेक के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बाकी आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट में प्रीवियस और पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के पेपर्स मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट से आप चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।